दोस्तों, वैसे तो दुनिया में आपने कई आतंकी गिरोहों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी अफ्रीकन आतंकियों के बारे में सुना है? यह लोग किस लेवल के खतरनाक होते हैं, आज यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। असल में यह कहानी है 2021 की, जब अफ्रीका के मोज़म्बिक नाम के एक गांव में एक लोकल गैंग ने इतना भयानक तांडव मचाया कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। यह मूवी है ग्रेनेड और यह रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। दोस्तों, अफ्रीकी इतिहास में इस घटना को सबसे बड़े काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अफ्रीका की मिलिट्री और स्पेशल फोर्स क्या घोड़े बेचकर सो रही थी? दोस्तों, असल बात यह है कि जिस तरह से ये अफ्रीकन टेररिस्ट बड़ी तादाद में फैलकर लोगों के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, उनका मुकाबला करने के लिए अफ्रीका के राष्ट्रपति के पास उस लेवल की मिलिट्री या स्पेशल फोर्स ही नहीं थी। इसलिए उन्होंने सूडान और रशिया से मदद मांगी। सूडान ने तो मना कर दिया, लेकिन रूस मदद के लिए तैयार हो गया। रूसी राष्ट्रपति ने अपना सबसे भयानक स्पेशल फोर्स, जिसका नाम था ग्रेनेड, अफ्रीका भेज दिया ताकि वहां के आतंकियों को हमेशा के लिए साफ किया जा सके। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ किस लेवल का घमासान युद्ध लगने वाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक अफ्रीकी नागरिक को देखते हैं जो अपने बेटे जोजो को एक गैंग के बारे में बता रहा है। वह बताता है कि कैसे यह गैंग गांव-गांव में घुसकर लोगों को मार रही है और हाल ही में यह गैंग उनके राज्य में भी दाखिल हो चुकी है। इसलिए वह जोजो को कहता है कि अब से घर से निकलना कम कर दे। लेकिन जोजो अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनता। वह फुटबॉल लेकर वहां से निकलने लगता है। तभी उसकी माँ उसे कुछ बोतलों में पानी भरकर लाने को कहती है, तो जोजो बोतल लेकर पानी भरने चल पड़ता है। पानी भरकर जब वह वापस लौट रहा था, तभी उसकी मुलाकात उसके बड़े भाई मैंग्रू से होती है। जोजो अपने भाई से कहता है कि देश के हालात अभी ठीक नहीं हैं, इसलिए ज्यादा मत घूमना और जल्दी घर आ जाना। यह कहने के बाद भी जोजो खुद घर नहीं जाता, बल्कि अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेलने लग जाता है। कुछ ही देर में वहां एक गाड़ी आकर रुकती है और ड्राइवर वहां मौजूद लोकल पुलिस वाले को बुलाकर कहता है कि वह कमीने गांव में घुस चुके हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सभी को अपने अपने घर जाने को कहो। यह सुनते ही पुलिस वाला वहां मौजूद सभी बच्चों को घर जाने का हुक्म देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि वह पागल मिलिटेंट गैंग सच में गांव में एंटर कर चुकी है। पुलिस वाला उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अकेला क्या कर सकता है। उसके बाद वह गैंग गांव में भयानक तांडव मचाना शुरू कर देती है। कुछ औरतों को पकड़कर उन पर जबरदस्ती करती है और बाकी लोगों को एक एक करके पकड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। कुछ गांव वाले एक चर्च में जाकर छिप जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह दरिंदे चर्च में तो नहीं आएंगे, आखिर यह तो ऊपर वाले का घर है। लेकिन कुछ ही देर में वही गैंग चर्च में भी घुस आती है और वहां मौजूद सभी लोगों को गोलियों से भून देती है। मंगरू और उसका भाई जोजो किसी तरह इस हमले में बच जाते हैं, मगर यह आतंकी इतने बेरहम हैं कि वे मरे हुए लोगों के भी शरीर के टुकड़े काट काट कर चेक करते हैं कि सच में मारा गया या नहीं। इसी क्रूरता के चलते जोजो और मंगरू पकड़े जाते हैं। वे लोग उन्हें मारते नहीं हैं, बल्कि दोनों भाइयों को अपने ठिकाने पर ले आते हैं। वहां हम देखते हैं कि उनके जैसे ही कुछ और जवानों को भी उस गैंग ने बंदी बना रखा है। तब उस गैंग का मास्टरमाइंड मूसा उन्हें साफ शब्दों में कहता है, तुम लोग खुद को मेरे सामने समर्पण कर दो, मेरी टीम से जुड़ जाओ, वरना तुम लोगों का भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारे परिवार के साथ हुआ है। बेचारे बच्चे मजबूरी में उसकी बात मान लेते हैं। फिर वह पागल लीडर इन बच्चों के हाथों में हथियार थमाकर उन्हें बेसहारा और बेगुनाह लोगों को मारने की ट्रेनिंग देता है। और यह तो कुछ भी नहीं है। मुझे हैरानी तब हुई जब रात को यह दरिंदे गांव वालों की ही मुर्दा लाशों को मीट बनाकर खा रहे थे। मतलब आप समझ ही सकते हो कि यह लोग किस लेवल के जानवर हैं। अब दूसरी तरफ जब इस हमले की खबर उस देश के राष्ट्रपति तक पहुंचती है, तो वह वहां अपनी कुछ मिलिट्री और स्पेशल फोर्स भेज देते हैं। लेकिन जब वे सोल्जर जंगलों के रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तो उन्हें रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ मिलता है। जैसे ही वे गाड़ी से उतरकर पेड़ हटाने लगते हैं, तभी चारों तरफ से वही गैंग उन पर टूट पड़ती है। इस अचानक हमले में सोल्जर समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। इससे पहले कि वे काउंटर फायरिंग करते, पीछे से भी मिलिटेंट्स गाड़ियां लेकर आकर बचे हुए सोल्जरों को ढेर कर देते हैं। सबको मारने के बाद वहां खुद मूसा आता है। वह अपने लोगों को हुक्म देता है, जितने सोल्जर जिंदा बचे हैं उन सबको ले चलो, और जो मारे जा चुके हैं उन्हें एक बार और मारकर कंफर्म करो। ऑर्डर मिलते ही उसके चेले मर चुके सोल्जरों की लाशों को दोबारा काटने लगते हैं। बाप रे बाप, आप समझ ही सकते हो कि ये किस लेवल के आतंकी हैं। खैर, इसके बाद वे लोग एक जिंदा सोल्जर को अपने ठिकाने पर ले आते हैं। वहां मूसा सबको इकट्ठा करके कहता है, आज जो भी इस सोल्जर की बलि चढ़ाएगा मैं उसे अमर बना दूंगा। तो कौन है यहाँ मर्द का बच्चा, आगे आ। लेकिन जब वह देखता है कि कोई आगे नहीं आ रहा, तो वह अपने नए लड़के मंगरू को यह काम करने को कहता है। वह धमकी देता है कि अगर मंगरू ने ऐसा नहीं किया तो उसे भी इस सोल्जर के साथ ही मार दिया जाएगा। वहां बंदी बनाया गया सोल्जर भी समझ जाता है कि अब उसकी मौत तय है, इसलिए वह अपने खुदा को याद करने लगता है। मजबूरी में मंगरू भी अपनी आंखें बंद करके अंधाधुंध उस सोल्जर पर चाकू से वार करने लगता है।
यह दृश्य देखकर उसका छोटा भाई जोजो वहीं उल्टी कर देता है और तुरंत वहां से भागने लगता है। एक आतंकी उसे शूट करने ही वाला होता है कि मूसा उसे रोकते हुए कहता है, जाने दे, वैसे भी इस घने जंगल में यह अकेला बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। मगर मूसा को यह नहीं पता था कि यही उसकी गलती आगे चलकर उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। दूसरी तरफ जब अफ्रीकी राष्ट्रपति को पता चलता है कि उसके भेजे गए सभी सोल्जर मारे जा चुके हैं तो वह समझ जाते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। इसीलिए वह सूडान और रूस से फिर से मदद मांगते हैं ताकि इस भयानक गैंग को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। खबर मिलते ही रूसी राष्ट्रपति अपना टॉप स्पेशल कमांडो फोर्स ग्रेनाइट को अफ्रीका रवाना कर देते हैं। कुछ ही घंटों में ये स्पेशल कमांडो एक विशाल प्लेन से मोजाम्बिक शहर में लैंड करते हैं। उनका टीम लीडर होता है कैप्टन ग्रेनेट। वहां पहुंचते ही वह अफ्रीका के मिलिट्री कमांडर से मिलता है। जनरल उन्हें एक ट्रांसलेटर सोल्जर देता है ताकि अफ्रीकन लैंग्वेज को रशियन सोल्जर समझ सकें। इसके बाद वे लोग गाड़ी लेकर उस मोजाम्बिक शहर के बेस कैंप की ओर निकल जाते हैं। इतनी सारी गाड़ियां और गोरे सैनिक देखकर गांव वाले आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखते हैं। दूसरी तरफ उस गैंग को भी खबर पहुंच जाती है कि उन्हें खत्म करने के लिए रूस से स्पेशल फोर्स बुलाई गई है। बेस कैंप में पहुंचते ही कैप्टन ग्रेनाइट अपने कमांडो को समझाता है कि यह गैंग कैसे काम करती है और हम इसे कैसे टैकल करेंगे। सब कुछ बताने के बाद वे निकल पड़ते हैं गैंग को खत्म करने। लेकिन उसी जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उन्हें वहीं अफ्रीकी सोल्जरों की मुर्दा लाशें मिलती हैं। कमांडो तुरंत गाड़ी से उतरकर आतंकियों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वे वहां ड्रोन छोड़ते हैं, लेकिन अफ्रीकी ट्रांसलेटर उन्हें बताता है कि यह जंगल लगभग 14,000 किलोमीटर में फैला है और इतने बड़े घने जंगल में छोटे ड्रोन से कुछ ढूंढ पाना नामुमकिन है। तब एक अफ्रीकी सोल्जर बताता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव है जहाँ 2 दिन पहले आतंकियों ने हमला किया था। वे वहां जाकर देख सकते हैं, क्या पता कोई जिंदा बचा हो। फिर क्या था, वे लोग उसी गांव की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे मुर्दा लाशों के ढेर देखते हैं। इधर जोजो भागते भागते उसी गांव के चर्च तक पहुंच जाता है जिस चर्च में उसके माता पिता भी मारे गए थे। वह अपने माता पिता के शवों के पास बैठकर रो रहा होता है। कुछ देर बाद सोल्जर भी वहां आ जाते हैं। जोजो उन्हें देखकर डर से छुपने लगता है, लेकिन जब वह देखता है कि ये तो गोरे रशियन कमांडो हैं और उसे बचाने आए हैं तो वह बाहर निकल आता है। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होता, इसलिए कमांडो पहले उसे खाना देते हैं। खाने के बाद जोजो उन्हें बताता है कि पिछले 2 दिनों में यहाँ क्या क्या हुआ, कैसे उन जालिमों ने उसके माता पिता और गांव के सभी लोगों को बेरहमी से मारा और बचे हुए टीनेजर्स को बंदी बनाकर ले गए, जिनमें उसका बड़ा भाई भी है। कमांडो जोजो से कहते हैं कि वह उन्हें आतंकियों के ठिकाने तक ले जाए। जोजो पहले मना करता है, लेकिन अपने भाई के लिए वह राजी हो जाता है। ठिकाने के पास जोजो अचानक जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। कमांडो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता। यह देखकर कैप्टन को शक होता है कि कहीं यह कोई जाल तो नहीं हो सकता है आतंकियों ने इस बच्चे को ढाल बनाकर उनके लिए घात लगा रखा हो। इसलिए वे लोग वापस लौट जाते हैं और अफ्रीकी जनरल के साथ मीटिंग करते हैं। इधर जोजो दौड़ता हुआ आतंकियों के ठिकाने पर पहुंच जाता है। वह दूर से ही अपने भाई को आवाज लगाता है, भाई, रूस से हमें बचाने के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स आई है। यह सुनते ही मंगरू अपने भाई के साथ भागने लगता है, लेकिन वहां मौजूद 2 और बंधक भी उनकी बात सुन लेते हैं और वे भी भागने लगते हैं। गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उन दोनों बंधकों को गोलियों से भून देते हैं। फिर वे जंगलों में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे मंगरू के पैर में एक गोली लग जाती है। जोजो अपने घायल भाई को उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों फिर से पकड़े जाते हैं। कमांडो वापस बेस पर प्लानिंग करते हैं। कैप्टन कहता है, अगर हमें सबको खत्म करना है तो चारों तरफ से घेरना होगा। वे 3 ग्रुप बनाते हैं। पहले गार्ड्स को साइलेंसर से खत्म करते हैं, फिर कैंप में धावा बोल देते हैं। अफरा तफरी में मूसा गाड़ी लेकर भागता है। बाकी आतंकी नंगे पैर कांच वाले रास्ते पर दौड़ते हैं और लुढ़क जाते हैं। अफ्रीकी सोल्जर उन्हें खत्म कर देते हैं। जोजो अपने भाई के पास जाता है। कैप्टन कहता है, तुम्हारा भाई जिंदा है। अब असली मास्टरमाइंड की कहानी। मूसा एक रशियन गैंगस्टर से मिलता है जो पर्दे के पीछे से गैंग कंट्रोल कर रहा था। उसकी डील थी अफ्रीका में गृहयुद्ध कराकर जनसंख्या घटाना और बदले में हथियारों की सप्लाई। मूसा कहता है, तुम्हारे देश का कमांडो फोर्स हमें खत्म कर रहा है, 100 आदमी और हथियार चाहिए। गैंगस्टर कहता है, मार्केट डाउन है, बस पासपोर्ट दे सकता हूँ, कुछ आदमी ले जा, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद कमांडो आतंकियों के सभी ठिकानों पर एक के बाद एक हमला करके उन्हें साफ कर देते हैं। लेकिन वापस लौटते वक्त एक आतंकी रॉकेट लॉन्चर से उनकी गाड़ी पर हमला करता है। भयंकर गोलीबारी होती है। कमांडो सबको ढेर कर देते हैं, लेकिन इस हमले में कैप्टन ग्रेनाइट को गोली लग जाती है। वह हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाती। रूसी कमांडो अफ्रीका को उन भयानक आतंकियों से आजाद करा लेते हैं। दोस्तों, आपको अगली एक्सप्लेनेशन स्टोरी आप किस फिल्म पर देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी हिनौर मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।